बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के पैसिव वॉइस को पढ़ने जा रहे हैं। आपने हेडिंग लिखना है पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस लेसन 26 और इसके नीचे आपने सब हेडिंग लिखनी है पैसिव स्ट्रक्चर्स। तो स्टूडेंट्स हमने इधर 5 पैसिव स्ट्रक्चर्स लिखने हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि इसमें उर्दू में पहचान तो नहीं बताई जाती क्योंकि इंग्लिश के एक्टिव सेंटेंसेस को हम पैसिव बनाते हैं इंग्लिश में ही, तो उर्दू का कोई रोल नहीं है, तो इसलिए उर्दू में कोई पहचान नहीं है। आपने स्ट्रक्चर स्टार्ट करना है। ये सबसे पहला स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। नेगेटिव स्ट्रक्चर पे आ जाइए। सब्जेक्ट प्लस इज नॉट बीइंग, एम नॉट बीइंग, और नॉट बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। फोर्थ स्ट्रक्चर है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, whom प्लस इज, एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। लास्ट स्ट्रक्चर है फिफ्थ हु प्लस इज बीइंग या आर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये मैं बताता चलूँ कि हु जो है ये प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन की किस्म है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो जितने भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं वो जुमले में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। दो ही पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, नाउन और प्रोनाउन, जो किसी भी इंग्लिश के जुमले में या तो सब्जेक्ट बनते हैं या ऑब्जेक्ट बनते हैं। हु जो है हमेशा सब्जेक्ट बनता है। अलबत्ता आपने जो फोर्थ स्ट्रक्चर जो है उसमें हुम को जो मैंने लिखवाया, हुम भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, वो जुमलों में ऑब्जेक्ट बनता है। हाँ, एक्टिव जुमले हों या पैसिव, हु दोनों तरफ सब्जेक्ट बनेगा। एक्टिव जुमले हों या पैसिव, हुम बनता ही ऑब्जेक्ट है। अब अगर हु सब्जेक्ट है तो आगे इज बीइंग और आर बीइंग मैंने जो लिखवाया, इसकी क्या लॉजिक है भाई? अगर हु एक शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाए तो इज बीइंग, और अगर ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाए तो आर बीइंग का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम स्ट्रक्चर्स के बाद क्या करेंगे कि आपने रजिस्टर की 10 लाइनों के दरमियान में एक लाइन खींच के 2 कॉलम बनाने हैं, 2 खाने बनाने हैं। मैंने आपको 10 एक्टिव सेंटेंसेस और फिर उनके पैसिव सेंटेंसेस बोलने हैं। मैं खुद ही एक्टिव लिखवा के खुद ही पैसिव आपको उन जुमलों के बना के तो आपको मैं समझाऊंगा। आपने अगर लाइन खींच ली है तो लेफ्ट साइड पर जो कॉलम है उधर आपने लिखना है एक्टिव वॉइस और जो राइट साइड पे उधर लिखना है पैसिव वॉइस। फर्स्ट सेंटेंस आप लिखिए आई एम विदड्रॉइंग मनी फ्रॉम द बैंक, और पैसिव लिखिए मनी इज बीइंग विदड्रॉन फ्रॉम द बैंक बाय मी। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप गौर कीजिए कि हमने मनी को सब्जेक्ट बनाया पैसिव जुमले में क्योंकि ऑब्जेक्ट मनी है। अच्छा, फिर क्या किया कि मनी के बाद इज बीइंग लगाया क्योंकि मनी वाहिद है, इसको वाहिद तस्वर किया जाता है। और फिर थर्ड फॉर्म और जो फ्रॉम द बैंक है वो वैसे ही रहा। आपको ये बताता चलूँ, जो बैंक है इसको पैसिव जुमले में कभी भी सब्जेक्ट नहीं बना सकते। उसकी वजह क्या है कि फ्रॉम का ये ऑब्जेक्ट है। मैंने इस जुमले में बोला कि बैंक को सब्जेक्ट नहीं बना सकते पैसिव जुमले में, अगर इस जुमले एक्टिव जुमले को पैसिव बनाएं तो, क्योंकि फ्रॉम प्रपोजिशन है और बैंक प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट को कभी भी पैसिव जुमले में सब्जेक्ट नहीं बना सकते। आपने ये हमेशा के लिए बात याद रखना है। अभी आपने क्या लिखा कि मनी इज बीइंग विदड्रॉन, ये विदड्रॉ की थर्ड फॉर्म है। फ्रॉम द बैंक आपने उसी तरह लिखा और फिर आगे क्या किया बाय मी, क्यों? एक्टिव जुमले में सब्जेक्ट था आई, तो आपने उसको ऑब्जेक्ट बनाया बाय मी के तौर पर। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाइए। दे आर क्लीनिंग देयर हाउस। अब इसका पैसिव करते हैं, देयर हाउस इज बीइंग क्लीन्ड बाय देम। तो स्टूडेंट देखिए देयर हाउस ये ऑब्जेक्ट था, इसको सब्जेक्ट बनाया, हाउस वाहिद है तो इज बीइंग लगाया,
और क्लीन्ड थर्ड फॉर्म और फिर बाय देम दे को हमने ऑब्जेक्ट बनाया। आपने एक मेरी बात याद रखना है कि ये जो देयर है THEIR ये पोजेसिव प्रोनाउन है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर, इनको कभी भी एक्टिव या पैसिव में तब्दील करते हुए चेंज नहीं किया जा सकता। इनकी खुद कोई वैल्यू नहीं होती, ये खुद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनते। आगे इनके जो नाउन होता है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है और ये उसका हिस्सा होते हैं। ये अगर एक्टिव में देयर है तो पैसिव में भी देयर ही रहता है। और अगर आपने देयर के अलावा माई, अवर, योर, हिज, हर इनकी मैंने जो बात की है उनका भी यही रूल है कि अगर एक्टिव में ये सारे हैं तो पैसिव में वही रहते हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट सेंटेंस पे चलना है। आपने नेक्स्ट सेंटेंस लिखना है शी इज नॉट सुइंग क्लोथ्स, वो कपड़े नहीं सी रही है। तो आप इसका पैसिव लिखिए क्लोथ्स आर नॉट बीइंग स्यून बाय हर। तो स्टूडेंट्स ये ज़रा देखिए, एक्टिव का ऑब्जेक्ट था क्लोथ्स, तो वो पैसिव में सब्जेक्ट बनाया तो आर बीइंग हुआ। और स्यून ये थर्ड फॉर्म क्या है, SEWN, स्यून। तो भाई हमने ये थर्ड फॉर्म के बाद क्या किया कि जो सब्जेक्ट था शी उसको बाय हर कर दिया। अब आपने अगला सेंटेंस लिखना है आर यू वेस्टिंग योर टाइम। भाई इसका ज़रा पैसिव सुनिए, इज योर टाइम बीइंग वेस्टेड बाय यू। भाई योर टाइम ऑब्जेक्ट था एक्टिव में, उसे पैसिव में सब्जेक्ट बनाया और फिर बाय यू वो जो एक्टिव में यू सब्जेक्ट था उसको पैसिव में भी हमने यू ही रखा। यहाँ पर फिर देखिए योर आया और एक्टिव जुमले में जो योर था पैसिव में भी योर ही रहा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर को चेंज नहीं किया जाता। इनसे जो आगे नाउन होता है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, इनकी खुद कोई वैल्यू नहीं होती। आपने नेक्स्ट सेंटेंस लिखना है वाई इज ही नॉट लर्निंग हिज लेसन। तो देखिए इसका पैसिव वाई इज हिज लेसन नॉट बीइंग लर्नड बाय हिम। तो स्टूडेंट्स आपने गौर किया कि एक्टिव जुमले का ऑब्जेक्ट हिज लेसन था, पैसिव में हिज लेसन ही रहा, हिज चेंज नहीं होता। मैंने आपको अभी बताया माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर नहीं चेंज होते। अच्छा, फिर आगे हमने नॉट बीइंग लर्नड, ये नेगेटिव सेंटेंस था तो इसके बाद नॉट आएगा बीइंग और थर्ड फॉर्म लर्नड होगी LEARNT और बाय हिम। ये देखिए जो एक्टिव जुमले में सब्जेक्ट था ही उसको हमने पैसिव में ऑब्जेक्ट बनाया तो बाय हिम हो गया। यानी वाई इज हिज लेसन नॉट बीइंग लर्नड बाय हिम। तो स्टूडेंट देखिए ये सवालिया जुमला था, डबल इंट्रोगेटिव था, एक्टिव उधर वाई था तो इधर भी हमने पैसिव में भी वाई उसी तरह लिखा। फिर जो हिज लेसन था जो उसको हमने सब्जेक्ट बनाया तो उससे पहले हिज बोला और फिर जो नॉट है वो इज लेसन के बाद आया और फिर बीइंग लर्नड बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं whom are they calling। अब इसका पैसिव बना लेते हैं who is being called by them। देखिए स्टूडेंट्स इधर ऑब्जेक्ट था whom तो उसे सब्जेक्ट बनाना था who हो गया और who is being called। अगर whom या who एक शख्स के लिए हो तो वर्ब वाहिद आता है। यहाँ पर असल में who जो है वो एक शख्स के लिए is being called और अगर ज़्यादा लोगों के लिए होता तो are being called होता। तो ये मैंने क्या लिखवाया who is being called by them। तो स्टूडेंट्स ये देखिए कि आपको मैंने बताया कि whom जो ऑब्जेक्ट है तो पैसिव जुमले में सब्जेक्ट बना और एक्टिव जुमले में दे सब्जेक्ट था, उसे एंड में जाकर हमने पैसिव में बाय देम ऑब्जेक्ट बनाया। अब नेक्स्ट सेंटेंस लिखिए हु इज हेल्पिंग यू दीज डेज। अब इसका पैसिव ले लेते हैं बाय whom
आर यू बीइंग हेल्प्ड दीज डेज। आप ज़रा गौर कीजिए, हु सब्जेक्ट था एक्टिव में और पैसिव में इसे मैंने बाय होम बना दिया, और यू ऑब्जेक्ट था उसे सब्जेक्ट बनाया, उससे पहले आ रहा है क्योंकि यू अब सब्जेक्ट है, उसकी मुनासिबत से हमने वर्ब लगाना है, तो सवालिया जुमले में यू से पहले आर लगाया। बाय होम आर यू बीइंग हेल्प्ड दीज डेज। तो स्टूडेंट्स, ये आपने देखा कि हमने यहाँ तक ये जो पैसिव बनाए हैं, इनमें तकरीबन जितने भी आपको स्ट्रक्चर लिखवाए उनका एक एक आ गया। अब आगे चलते हैं, आपने नेक्स्ट सेंटेंस लिखना है, वेयर इज शी डूइंग हर होमवर्क। देखिए ज़रा इसका पैसिव, वेयर इज हर होमवर्क बीइंग डन बाय हर। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था हर होमवर्क, तो हर होमवर्क को हमने पैसिव बनाते हुए सब्जेक्ट बनाया, वेयर इज हर होमवर्क, और इससे पहले इज आया, हर होमवर्क से पहले सवालिया जुमला है, वेयर अपनी जगह पे शुरू में ही रहा, और हर होमवर्क के बाद बीइंग डन थर्ड फॉर्म होगी, और बाय हर जो शी सब्जेक्ट था उसे ऑब्जेक्ट बना लिया। अब आपने नेक्स्ट सेंटेंस लिखना है, ही इज गिविंग मी बुक्स, वो मुझे किताबें दे रहा है। अब यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, एक मी और बुक्स, तो इसको दो तरीके से हम पैसिव बना सकते हैं। कैसे? आप ज़रा इसका फर्स्ट टाइप वाला पैसिव लिखिए, आई एम बीइंग गिवन बुक्स बाय हिम। देखें यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक मी और एक बुक्स। तो जब दो ऑब्जेक्ट हो तो एक आम तौर पर अमूमन जानदार होता है जैसे मी है, और दूसरा बेजान होता है जैसे बुक्स है। बेहतर ये होता है कि जो वर्ब के करीब वाला ऑब्जेक्ट हो, यानी गिविंग के बाद मी है, उसको सब्जेक्ट बनाएं। दूसरी बात, जानदार ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं, पैसिव में तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैंने आपको इसीलिए ये बोला, मी को आई बनाया, एम बीइंग गिवन, और बुक्स वहीं पे रहा, और फिर बाय हिम, ये जो ही सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बनाया। अब मैं क्या करूँगा, बुक्स को सब्जेक्ट बनाऊँगा, तो फिर क्या होगा, आप लिखिए, बुक्स आर बीइंग गिवन टू मी बाय हिम। स्टूडेंट देखिए, बुक्स को जब सब्जेक्ट बनाया तो आर बीइंग गिवन, ये इस तरह तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आया, लेकिन मी से पहले मैंने टू बोला। मैंने आपको बताया हुआ कि जब दो ऑब्जेक्ट आए, अगर हम बेजान ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और जानदार को उधर ही छोड़ देते हैं, तो उससे पहले टू या फॉर हमें उर्दू के हिसाब से या मौके की मुनासिबत से लगाना पड़ता है। तो इधर टू लगेगा मी से पहले, क्योंकि एक्टिव जुमले का तर्जमा क्या है, ही इज़ गिविंग मी बुक्स, वो मुझको किताबें दे रहा है, तो को की इंग्लिश हमने मी से पहले टू की। अब आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूं जिसमें फॉर आएगा अगर जानदार ऑब्जेक्ट को उधर छोड़ दें। आपने लिखना है, शी इज़ ब्रिंगिंग मी ए चेयर, वो मेरे लिए एक कुर्सी ला रही है। अब यहाँ देखें, को नहीं है, लिए है, तो फिर क्या होगा, पहले हम जानदार ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। आई एम बीइंग ब्रॉट अ चेयर बाय हर, मी को आई बनाया, एम बीइंग ब्रॉट, और अ चेयर उधर ही रहा, और जो शी था सब्जेक्ट उसे ऑब्जेक्ट बनाया बाय हर। इसका दूसरा किस तरह बनेगा, आपने लिखना है, अ चेयर इज़ बीइंग ब्रॉट फॉर मी बाय हर। तो देखिए, अ चेयर जब सब्जेक्ट बना, इज़ बीइंग ब्रॉट, फिर मेरे लिए तो फॉर मी, और शी को बाय हर बनाया। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।